कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि एक कमर्शियल पैसेंजर एयरप्लेन और एक मिलिट्री फाइटर जेट आपस में टकरा जाएंगे। एक तरफ ह्यूजेस एयर वेस्ट फ्लाइट 706 था तो दूसरी तरफ यूएस मरीन कॉर्प्स का F4 फैंटम फाइटर जेट और 15,150 फीट की ऊंचाई। दोनों एयरक्राफ्ट अपने अपने रास्ते पर थे और दोनों के क्रू को लग रहा था कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। पर हैरानी की बात यह है कि किसी अलार्म ने कोई वार्निंग नहीं दी, न किसी रडार स्क्रीन पर कोई खतरा दिखा और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी कुछ गलत नजर नहीं आया। एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। लेकिन इसके बावजूद आगे जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े आसमान में जहां ये दोनों प्लेन कहीं भी हो सकते थे, वहां ये एक दूसरे के आमने सामने कैसे आ गए? क्यों कोई भी इन प्लेन्स को एक दूसरे के रास्ते में आते हुए नहीं देख पाया? और कैसे इस खतरनाक हादसे में भी एक इंसान जिंदा बच निकला? आइए जानते हैं इस वीडियो में। जून 1971 की शाम साउथर्न कैलिफोर्निया के आसमान में सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि पायलट्स पसंद करते हैं। मौसम साफ, हवा स्मूथ और विजिबिलिटी इतनी ठीक कि नीचे फैला हुआ ला बेसिन साफ साफ दिख रहा था। इसी शाम ह्यूजेस एयरवेस्ट फ्लाइट 706 लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली थी और मंजिल थी सिएटल, बीच में 5 अलग अलग स्टॉप्स के साथ। ये कोई नया या अजीब रूट नहीं था, ना ही कोई स्पेशल मिशन था। और क्रू वो तो इस रूट से कई बार फ्लाई कर चुका था। इस फ्लाइट के लिए एयरक्राफ्ट था मैकडोनल्ड डगलस DC-9, एक भरोसेमंद जेट जो उस दौर में मॉडर्न एविएशन की पहचान माना जाता था। प्लेन लगभग नया था, मेंटेनेंस रिकॉर्ड साफ थे और एयरलाइन भी साफ सुथरी मानी जाती थी। मतलब टेक्निकल या ऑपरेशनल लेवल पर कोई रेड फ्लैग नहीं था। कॉकपिट में बैठे दोनों पायलट्स, कैप्टन थियोडोर निकोले और फर्स्ट ऑफिसर प्राइस बर्नर, दोनों ही एक्सपीरियंस्ड थे। वहीं केबिन के पीछे मौजूद सभी 44 पैसेंजर्स ये सोच रहे थे कि ये एक नॉर्मल जर्नी होने वाली है, रोज की तरह। शाम करीबन 6 बजे फ्लाइट 706 ने रनवे पर लाइन अप किया और इंजन्स की आवाज के साथ टेक ऑफ रोल शुरू हुआ। DC-9 ने बड़े ही स्मूथ तरीके से ग्राउंड छोड़ा और क्लाइंब करते हुए नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुड़ गया। ऑटो पायलट ऑन किया गया और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रूटीन इंस्ट्रक्शंस मिलने लगे। उस वक्त कॉकपिट में बैठा कोई भी इंसान ये नहीं सोच सकता था कि कुछ ही मिनटों के बाद यही नॉर्मल क्लाइंब सबसे खतरनाक मोड़ लेने वाली है, क्योंकि इसी आसमान में कुछ ही दूर पर एक बिल्कुल अलग कहानी चल रही थी। एक ऐसी कहानी जिस पर ना पैसेंजर्स की नजर थी, ना ही कमर्शियल एविएशन सिस्टम की। ये कहानी एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट की थी जो कुछ ही पलों में उड़ान भरने वाला था, और ये था यूएस मरीन कॉर्प्स का F4 फैंटम, एक हैवी फाइटर जेट। कॉल साइन है इसका फैंटम 458, जिसे तेज उड़ने, जल्दी क्लाइंब करने और दुश्मन को इंटरसेप्ट करने के लिए बनाया गया था। इसका डिजाइन सिविलियन एयरक्राफ्ट से बिल्कुल उल्टा था। जहां DC-9 स्मूथ उड़ान के लिए बना था, वहीं फैंटम को बेहद खराब सिचुएशंस में भी उड़ते रहने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन 6 जून 1971 को फैंटम 458 परफेक्ट कंडीशन में नहीं था, क्योंकि पिछले 2 दिनों से इस जेट के साथ छोटी छोटी टेक्निकल प्रॉब्लम्स जुड़ती चली जा रही थीं। सबसे पहले तो उसका ट्रांसपॉन्डर फेल हो चुका था, यानी कि अब सिविलियन रडार सिस्टम्स उसे ठीक से पहचान नहीं पा रहे थे कि वो कौन सा और किस टाइप का एयरक्राफ्ट है। दूसरा, उसका ऑनबोर्ड रडार भी गड़बड़ कर रहा था, जो नॉर्मली दूसरे एयरक्राफ्ट्स को डिटेक्ट करने में मदद करता है। और ऊपर से ऑक्सीजन सिस्टम में लीक था, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट को हाई एल्टीट्यूड पर उड़ान नहीं भरना था, यानी कि वहां सेफ नहीं माना जा रहा था। अब सिविलियन एविएशन की दुनिया में इतने इश्यूज के बाद एयरक्राफ्ट को ग्राउंड कर दिया जाता है, यानी कि उड़ने की परमिशन नहीं मिलती है। लेकिन मिलिट्री एविएशन की सोच थोड़ा सा अलग होती है।
फाइटर जेट्स को इस तरह से डिजाइन ही किया जाता है कि वो डैमेज होने के बावजूद फ्लाई कर सकें और कम से कम अपने बेस तक तो वापस पहुंच सकें। और देखा जाए तो टेक्निकली फैंटम 458 अभी भी उड़ सकता था। मेंटेनेंस क्रू जो फिक्स कर सकता था उसने वो सब कुछ फिक्स कर दिया। ड्यूटी ऑफिसर से बात हुई और डिसीजन लिया गया कि जेट को लो एल्टीट्यूड पर विजुअल फ्लाइट रूल्स के तहत वापस एल टोरो बेस तक ले जाया जाएगा। इसका मतलब साफ था कि ये कोई इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट नहीं होगी, कोई पॉजिटिव रडार कंट्रोल नहीं होगा और ज्यादातर जिम्मेदारी खुद क्रू पर होगी। कॉकपिट में 2 लोग थे, आगे पायलट जेम्स आर फिलिप्स और पीछे रडार इंटरसेप्ट ऑफिसर क्रिस्टोफर ई शुइश। दोनों यंग थे, ट्रेंड थे और मिलिट्री डिसिप्लिन में पले बढ़े थे। उनके लिए ये कोई इमरजेंसी नहीं बल्कि एक थोड़ी सी मुश्किल फेरी फ्लाइट थी। लेकिन इसी डिसीजन के साथ ये फाइटर जेट अब उसी एयर स्पेस में एंटर कर चुका था जहां कमर्शियल फ्लाइट्स क्लाइम करती हैं। मतलब एक शेयर्ड स्काई और एक ऐसा रिस्क जो उस वक्त किसी को साफ दिखाई नहीं दे रहा था। दरअसल 1971 के उस दौर का आसमान आज के जैसा पूरी तरह से कंट्रोल्ड नहीं था। उस वक्त एयर स्पेस एक तरह से कई अलग अलग परतों में बटा हुआ था और हर परत के अपने रूल्स होते थे। ऊपर की ऊंचाइयों पर जहां कमर्शियल जेट्स क्रूज करते थे वहां एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि एटीसी पूरी जिम्मेदारी लेता था। रडार से हर मूवमेंट दिखती थी। एटीसी एयरक्राफ्ट्स को एक दूसरे से अलग करते थे और पायलट्स इंस्ट्रूमेंट्स पर भरोसा करके उड़ते थे। इसे इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स कहा जाता था। लेकिन इस सिस्टम में एक गैप भी छिपा हुआ था जिस पर अभी तक किसी की नजर ही नहीं गई। असल में रनवे से उड़ान भरने के बाद और क्रूज एल्टीट्यूड तक पहुंचने से पहले कमर्शियल प्लेन एक ऐसे जोन से गुजरते थे जहां कंट्रोल पूरी तरह से एयर टाइट नहीं होता था। यहां आईएफआर एयरक्राफ्ट क्लाइंब कर रहे होते थे और उसी स्पेस में कुछ एयरक्राफ्ट विजुअल फ्लाइट रूल्स यानी कि वीएफआर के तहत भी उड़ रहे होते थे। अब वीएफआर क्या चीज है? देखिए, वीएफआर का मतलब होता था कि पायलट्स अपनी आंखों से देखकर दूसरे एयरक्राफ्ट से बचने के लिए जिम्मेदार होते थे। एटीसी से सिर्फ मदद मिल सकती थी, गारंटी नहीं। अब थियरी में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक लगता है कि ठीक है क्योंकि आसमान खुला है, विजिबिलिटी अच्छी है, पायलट बाहर देखकर ट्रैफिक अवॉइड कर लेगा। लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। असल में जेट एयरक्राफ्ट काफी तेज होते हैं, इतने तेज होते हैं कि सामने से आ रहा खतरा सेकंड्स में अचानक से बहुत बड़ा हो जाता है। ऊपर से उस दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत लिमिटेड थे, जैसे रडार कवरेज हर जगह नहीं था और ट्रांसपोंडर्स जरूरी नहीं समझे जाते थे। और इसी गैप में 2 अलग अलग प्लेन्स धीरे धीरे एक ही रास्ते पर बढ़ रहे थे। एक तरफ थी ह्यूजेस एयरवेस्ट 706 जो अपने क्लाइंब पर थी और दूसरी तरफ फैंटम 458 जो लीगल तरीके से वीएफआर में उड़ रहा था। दोनों ही प्लेन्स नियमों के अंदर थे, लेकिन कोई भी सिस्टम ये गारंटी नहीं दे रहा था कि वो एक दूसरे से दूर रहेंगे, क्योंकि फैंटम 458 जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसकी उड़ान मुश्किल होती जा रही थी। असल में 1000 फीट के बेहद लो एल्टीट्यूड पर उड़ते हुए भी उसकी स्पीड एक सिविलियन एयरक्राफ्ट से कहीं ज्यादा लगभग 420 नॉट्स थी। यानी कि जिस ऊंचाई पर सिर्फ छोटे प्लेन्स या हेलीकॉप्टर से दिखते हैं, वहां एक हैवी फाइटर जेट सैकड़ों नॉट्स की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। इतनी स्पीड पर हर चीज बहुत जल्दी बदलती है। आगे बैठा पायलट धुंध और आसपास के इलाके दोनों पर नजर रखे हुए था, क्योंकि साउथर्न कैलिफोर्निया का स्मॉग किसी को भी धोखा दे सकता है। इसी वजह से दूर की चीजें धुंधली लगती हैं, कॉन्ट्रास्ट कम और डेप्थ जजमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे माहौल में पायलट को बार बार एल्टीट्यूड एडजस्ट करना पड़ता है ताकि पहाड़ों से सुरक्षित दूरी बनी रहे, वो भी इतनी हाई स्पीड पर। पायलट के साथ साथ पीछे रडार इंटरसेप्ट ऑफिसर भी अपने काम में बिजी था। जैसे कि मैंने आपको बताया, फैंटम रडार पूरी तरह से ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी उसे ग्राउंड मैपिंग मोड में चलाया जा रहा था। इसका मतलब साफ था कि सामने क्या आ रहा है, रडार उसकी कोई जानकारी नहीं दे रहा था। टेक्निकली देखें तो रडार अगर सर्च मोड में होता तो शायद खराब हालत में भी सामने के ट्रैफिक के बारे में कुछ सिग्नल्स तो दे ही सकता था,
लेकिन ऐसा नहीं किया गया और ये कोई रूल तोड़ना नहीं बल्कि एक चॉइस की तरह था जो उस वक्त करना उन्हें सही लगा, क्योंकि ट्रेनिंग में यही सिखाया गया था कि विजुअल फ्लाइट के दौरान आंखों पर भरोसा करो, रडार दूसरा ऑप्शन है। लेकिन इतनी हाई स्पीड पर आंखों से देखकर फ्लाई करना आसान काम नहीं होता। तो इन्हीं सब दिक्कतों के बीच फैंटम अपने रूट को एडजस्ट करता हुआ पाम डेल की तरफ बढ़ रहा था ताकि ला बेसिन के सबसे बिजी हिस्से से दूर रहा जा सके। सोच सही थी कि ज्यादा ट्रैफिक से दूर रहना ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही धुंध और ज्यादा बढ़ने लगी और नीचे का इलाका पहाड़ी व ऊबड़ खाबड़ हो गया। ऐसे में अब लो एल्टीट्यूड पर उड़ते रहना पायलट को सेफ नहीं लग रहा था। इसीलिए उन्होंने तुरंत डिसीजन लिया और एल्टीट्यूड बढ़ाने के लिए एयरक्राफ्ट को क्लाइंब पर डाल दिया ताकि साफ दिखाई दे और आगे पहाड़ों से दूरी भी बनी रहे। ऐसा करते ही इंजन्स की आवाज तेज हुई, नोज ऊपर उठी और फैंटम धीरे धीरे ऊंचाई पकड़ने लगा। अब देखा जाए तो ये फैसला नियमों के अंदर था और पूरी तरह से समझदारी भरा फैसला लग रहा था, लेकिन इसी क्लाइंब ने प्लेन को उस कॉरिडोर में पहुंचा दिया जहां कमर्शियल जेट्स अपने नॉर्मल डिपार्चर्स पर होते हैं। यानी एक डिसीजन जो उस वक्त सेफ्टी के लिए लिया गया था अब दोनों प्लेन्स को एक ही लेवल पर लाने वाला था, क्योंकि दूसरी तरफ ह्यूजेस एयरवेस्ट फ्लाइट 706 भी अपने रूट में आगे बढ़ रही थी। DC-9 लगातार क्लाइंब कर रहा था एग्जैक्टली वैसे ही जैसे उसे करना था और कॉकपिट में कोई पैनिक या कंफ्यूजन नहीं था। कैप्टन एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहे थे और फर्स्ट ऑफिसर रेडियो हैंडल कर रहे थे। कुछ ही देर में फ्लाइट को लॉस एंजलिस डिपार्चर कंट्रोल से लॉस एंजलिस सेंटर के हवाले कर दिया गया। मतलब फ्लाइट अब एयरपोर्ट के आसपास वाले जोन से निकलकर आगे की लंबी उड़ान वाले फेज में आ चुका था। ऊपर से देखा जाए तो सब कुछ ठीक लग रहा था और क्लाइंब अभी भी जारी था। इसी बीच फैंटम 458 भी उसी हाइट के आसपास आ चुका था। दोनों एयरक्राफ्ट अब एक ही आसमान के हिस्से में थे, लेकिन अलग अलग नियमों के साथ। DC-9 IFR क्लियरेंस में था, इसीलिए वो रडार पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। कंट्रोलर उसके एल्टीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को देख पा रहे थे, लेकिन फैंटम वो VFR में था, यानी कि विजुअली कंट्रोल में, और उसका ट्रांसपोंडर भी काम नहीं कर रहा था। इसका मतलब ये था कि रडार पर अगर वो दिख भी रहा था तो वो बस एक हल्का सा निशान जो कभी दिखता कभी गायब हो जाता। ऊपर से उस दिन हाई ट्रैफिक के चलते कंट्रोलर्स की नजर एक साथ कई एयरक्राफ्ट्स पर थी, क्योंकि साउथर्न कैलिफोर्निया का आसमान ज्यादातर बिजी ही रहता था। रडार स्क्रीन पर लगातार टारगेट्स आ जा रहे थे, इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे, यानी कि कुल मिलाकर रूटीन का काम बड़े अच्छे से चल रहा था। ऐसे में किसी को भी ये साफ दिखाई नहीं दिया कि एक तेज रफ्तार मिलिट्री जेट जिसका ट्रांसपोंडर भी काम नहीं कर रहा था उसी रास्ते की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। इसी दौरान DC-9 को एक नया इंस्ट्रक्शन मिला। उसे हल्का सा लेफ्ट टर्न लेना था और सीधे डैगेट की तरफ बढ़ना था। फर्स्ट ऑफिसर ने बिल्कुल नॉर्मल आवाज में मैसेज को रीड बैक किया, लेफ्ट टर्न 040 डायरेक्ट डैगेट। सब कुछ रूटीन लग रहा था, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये रडार और रेडियो पर सुनी गई फ्लाइट 706 की आखिरी आवाज साबित होगी। खैर, इन सब चीजों से अनजान फैंटम 458 अपना क्लाइंब पूरा करके करीबन 15,500 फीट के एल्टीट्यूड पर अब सीधी फ्लाइट में आ चुका था। पायलट ने बाहर आसमान पर नजर गड़ाई हुई थी, लेकिन फाइटर जेट का कॉकपिट ऐसा नहीं होता कि हर दिशा साफ साफ दिखाई दे। इसमें जगह कम होती है, कांच मोटा होता है और बीच में फ्रेम की पट्टियां आने से कुछ एंगल्स ऐसे बन जाते हैं जहां से कुछ दिखता ही नहीं है। इसी वजह से ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि स्ट्रेट फ्लाइट में सिर्फ सामने देखने पे भरोसा मत करो, एयरक्राफ्ट को हल्का सा रोल करके आसमान को अलग अलग एंगल से चेक करो। पायलट ने ठीक वही किया, एक कंट्रोल्ड एलरॉन रोल। कुछ सेकंड्स के लिए फैंटम उल्टा हुआ, फिर वापस से सीधा हो गया। इस बीच पायलट ने अपनी तेज नजर से सब स्कैन किया और उन्हें वहां कोई खतरा नजर नहीं आया। आसमान पूरी तरह से साफ लग रहा था। पीछे कॉकपिट में रडार इंटरसेप्ट ऑफिसर ने अपना सर अब भी नीचे किया हुआ था। उनका पूरा ध्यान रडार स्क्रीन पर था, जबकि इस वक्त दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे और इनकी कंबाइंड स्पीड
इतनी ज्यादा थी कि हर सेकंड में सैकड़ों मीटर की दूरी खत्म हो रही थी। तभी रडार इंटरसेप्ट ऑफिसर ने अचानक से अपना सिर ऊपर उठाया, जैसे उन्हें किसी चीज के उनकी तरफ आने का एहसास हुआ हो। उन्होंने देखा कि सामने जहां कुछ सेकंड्स पहले सिर्फ नीला आसमान था, वहां अब एक सफेद रंग का एक बड़ा सा शेप उभर कर आया था, जो कि कुछ और नहीं बल्कि DC-9 एयरक्राफ्ट था। रडार इंटरसेप्ट ऑफिसर तुरंत ही वार्निंग देने के लिए चिल्लाए। पायलट ने उसी पल एयरक्राफ्ट को बहुत तेजी से रोल किया और बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शाम के 6:11 और 20 सेकंड पर फैंटम का राइट विंग DC-9 के कॉकपिट को चीरता हुआ आगे निकल गया। मेटल ने मेटल को काटा और कंट्रोल केबल्स एक ही झटके में टूट गए। ये टक्कर इतनी तेज थी कि DC-9 का कॉकपिट और आगे का हिस्सा एक सेकंड में अलग हो गया। नीचे से देखने वालों को लगा जैसे आसमान में कुछ फटा हो। ह्यूजेस एयरवेस्ट फ्लाइट 706 के लिए ये सब कुछ एक ही पल में खत्म हो चुका था। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही और सच्ची और हैरान कर देने वाली कहानियां हम आप तक पहुंचाते रहें। दूसरी तरफ ये टक्कर फैंटम 458 के लिए भी कोई मामूली झटका नहीं था। फाइटर जेट की नोज पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी, राइट विंग टूट चुका था, टेल स्ट्रक्चर बिखर चुका था और एयरक्राफ्ट बेकाबू होकर रोल करने लगा। कॉकपिट के अंदर दोनों क्रू मेंबर्स को साफ समझ में आ गया था कि ये एयरक्राफ्ट अब उड़ने लायक नहीं रहा। कंट्रोल्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, वार्निंग लाइट्स लगातार ब्लिंक कर रही थीं और हर सेकंड स्थिति और बिगड़ती जा रही थी। ऐसे मोमेंट्स के लिए ही फाइटर जेट्स में इजेक्शन सिस्टम दिया जाता है और यही जान बचाने का आखिरी रास्ता होता है। फैंटम के कॉकपिट में भी वही डिसीजन लिया गया। पीछे बैठे रडार इंटरसेप्ट ऑफिसर ने सबसे पहले इजेक्शन का बटन दबाया, लेकिन यहाँ एक छुपी हुई टेक्निकल प्रॉब्लम सामने आई जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं था। असल में फैंटम का इजेक्शन सिस्टम एक ऐसे इलेक्ट्रिकल सीक्वेंस पर डिपेंड करता था जिसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। दिक्कत ये थी कि अगर पीछे वाला क्रू मेंबर पहले इजेक्ट करता तो सिस्टम की वायरिंग में ऐसा बदलाव आ जाता था कि आगे बैठे पायलट की कैनोपी सही तरीके से रिलीज नहीं हो पाती थी। और यहां भी यही हुआ। बटन दबाते ही रडार इंटरसेप्ट ऑफिसर की सीट एयरक्राफ्ट से बाहर निकल गई। उसका पैराशूट खुल गया और वो हवा में नीचे उतरने लगा, लेकिन आगे कॉकपिट में बैठा पायलट वो वहीं फंस गया। उसकी कैनोपी नहीं खुली और जब कैनोपी नहीं खुली तो इजेक्शन सीट फायर भी नहीं कर सकी। और ये कोई अचानक हुई अजीब घटना नहीं थी, ये सिस्टम की एक जानी पहचानी कमजोरी थी जिसे सुधारने की तैयारी चल ही रही थी। अगले ही महीने कई फैंटम जेट्स में अपग्रेडेड इजेक्शन सिस्टम लगाया जाना था, लेकिन वो सुधार होने से पहले ही ये हादसा हो गया। पायलट के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था और देन कुछ ही सेकंड्स में बिना कंट्रोल के गिरता हुआ फैंटम सैन गैब्रियल माउंटेन्स के साउथर्न एज से टकराया। फाइटर जेट्स जमीन से टकराते ही जल उठा और पायलट वहीं मर गया। कुछ दूरी पर लगभग उसी समय DC-9 के बचे हुए हिस्से भी माउंटेन साइड से टकराए और 49 पैसेंजर्स व क्रू मेंबर्स, जिनकी फ्लाइट कुछ मिनट पहले तक पूरी तरह से नॉर्मल लग रही थी, मौके पर ही सब मारे गए। इस पूरे हादसे में सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा, रडार इंटरसेप्ट ऑफिसर, जो पैराशूट के सहारे नीचे उतरा। हादसे के बाद जो बचा वो सिर्फ मलबा नहीं था, बल्कि बहुत सारे सवालों का ढेर था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रडार टेप्स, पहाड़ों में फैले मलबे के टुकड़े, जमीन पर मौजूद लोगों की गवाही और फैंटम के रडार इंटरसेप्ट ऑफिसर का बयान, इन्हीं सब के सहारे इन्वेस्टिगेटर्स ने उस शाम की कहानी को फिर से जोड़ने की कोशिश की। DC-9 का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर आग में पूरी तरह से नष्ट हो चुका था और फाइटर जेट्स में तो कोई रिकॉर्डर था ही नहीं। यानी कि आखिरी सेकंड्स की कहानी सीधे कॉकपिट से नहीं मिली, बल्कि बाहर के सबूतों और इंसानों की यादों से जोड़ी गई। और जब पूरी तस्वीर धीरे धीरे साफ हुई तो एक बहुत परेशान करने वाली बात सामने आई कि यह हादसा किसी इंसान की गलती की वजह से नहीं हुआ था।
क्योंकि ह्यूजेस एयरवेस्ट फ्लाइट 706 अपने क्लियरेंस के हिसाब से उड़ रही थी। फैंटम 458 भी नियमों के अंदर था। ATC भी वही देख पा रहा था जो रडार उसे दिखा रहा था। पायलट ट्रेन्ड थे, फैसले उस वक्त सही लग रहे थे, लेकिन फिर भी टक्कर हुई क्योंकि सिस्टम में कई छोटी छोटी कमजोरियां एक साथ जुड़ गई थीं। एयर स्पेस ऐसा था जहां कमर्शियल फ्लाइट्स और VFR ट्रैफिक एक ही आसमान के हिस्से को शेयर कर रहे थे। ट्रांसपोंडर हर एयरक्राफ्ट में जरूरी नहीं था। रडार हर जगह पूरी तरह भरोसेमंद नहीं था। देखो और बचो यानी कि सी एंड अवॉइड पर बहुत ज्यादा भरोसा था, जबकि जेट की स्पीड पर इंसानी आंख समय पर खतरा नहीं पकड़ पाती। इस हादसे के बाद अथॉरिटीज को सच मानना पड़ा कि सिस्टम में वाकई खामियां थीं और इससे सबक लेकर बड़े शहरों के लिए खास VFR चार्ट्स बनाए गए ताकि पायलट्स को साफ दिखाई दे कि कमर्शियल जेट्स किन रास्तों से आते जाते हैं। एयर स्पेस का ढांचा बदला गया ताकि टेक ऑफ के बाद ही फ्लाइट लगातार रडार कंट्रोल में रहे। दूसरी तरफ मिलिट्री साइट पर फैंटम के इजेक्शन सिस्टम की जिस कमजोरी की वजह से पायलट बाहर नहीं निकल सका, उसे एक्सेप्ट करने के बाद में ठीक किया गया। ट्रेनिंग में भी साफ कहा गया कि बिजी सिविलियन एयर स्पेस में तेज रफ्तार VFR उड़ान कितनी खतरनाक हो सकती है। ह्यूजेस एयरवेस्ट फ्लाइट 706 का हादसा हमें ये याद दिलाता है कि एविएशन में एक्सीडेंट्स अक्सर इसी तरह चुपचाप रूल्स के अंदर रहते हुए धीरे धीरे बनते हैं और जब वो सामने आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं कि अचानक फ्यूल खत्म होने की वजह से कैसे एक प्लेन नीचे पिकनिक मना रहे लोगों पर अचानक आ गिरा, तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं।